हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। मैं अशोक और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की राजनीतिक विज्ञान का पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता। ये भाग 2 वीडियो है। भाग 1 वीडियो हम कर चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। पिछले जो भाग 1 था उसमें हमने जाना था कि विविधता क्या होती है। विविधता के आधार पर हमने एक जो नागरिक अधिकार आंदोलन की कहानी ओलंपिक के माध्यम से जानी थी कि किस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और यह लोकतंत्र इस भेदभाव के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठा पाता है, इसके बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि यह विविधता जो होती है इसकी उत्पत्ति होती कैसे है, विविधता समाज में आती कैसे है। तो उसमें भी हमने देखा था कि जो विविधता होती है वो समाज में जन्म के आधार पर आती है। अधिकांशतः जो विविधताएं होती हैं वो जन्म के आधार पर आती हैं। उसके बाद कुछ जो विविधताएं होती हैं वो हमारी चुनाव के आधार पर होती है, जिसमें हमने देखा था हम अपना पेशा अलग अलग, व्यवसाय अपना अलग अलग कर सकते हैं, शिक्षा हम अलग अलग माध्यम में ले सकते हैं। तो इससे समाज में जो विविधता आती है उसके बारे में हमने देखा था। साथ ही हमने देखा था कि सामाजिक विभाजन जो होता है वो सामाजिक विविधता का रूप कैसे ले लेता है, यानी कि जो सामाजिक विभाजन है वो कब ज़्यादा परेशानी का सबक बन जाता है और कब यह एक सही मोड़ पर आ जाता है। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। आज की इस क्लास में हम जानेंगे सामाजिक विभाजनों की राजनीति के प्रभाव, यानी कि सामाजिक विभाजन जो होते हैं उनका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, या ये कहें कि राजनीति के जरिए सामाजिक विभाजन किस तरह से फैल जाता है, यानी कि जो सामाजिक विभाजन होते हैं उनमें राजनीति किस तरह से आ जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू हम देखें तो वो नकारात्मक हो सकता है और दूसरा जो देखें तो सकारात्मक हो सकता है। यदि हम सामाजिक विभाजनों में राजनीति के प्रभाव की बात करें, जो सामाजिक विभाजन होते हैं, समाज में जो विभाजन होते हैं, उन विभाजनों के बीच में जो गैप होता है, स्थान होता है, वो राजनीतिक क्या करती है, उसमें अपने आप को फैलाने की कोशिश करती है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करती है। तो इसके 2 पहलू हो सकते हैं। पहला है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव की बात करें हम तो नकारात्मक प्रभाव में होता क्या है। पहला होता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत ही खतरनाक होता है और यह विस्फोटक भी हो सकता है। यानी कि अगर हम राजनीति को और सामाजिक जो विभाजन है, समाज में जो डिफरेंसेस हैं, उनको अगर हम मर्ज कर दें, मिला दें, तो यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है और यह विस्फोटक भी हो सकता है। क्योंकि हम जानते हैं जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो आपस में प्रतिद्वंद्विता करती हैं, इलेक्शनी तौर पर आपस में आमने सामने होती हैं। ऐसे में ये जो पार्टियां हैं सामाजिक विभाजनों का, यानी समाज में जो अंतर हैं उनका फायदा ले सकती हैं और ये पार्टियां समाजों में आपस में टकराव पैदा कर सकती हैं, जिसके कारण एक समाज विखंडन की तरफ जा सकता है, एक देश विखंडन की तरफ जा सकता है। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण है उत्तरी आयरलैंड का। उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले की बात करें
तो जो उत्तरी आयरलैंड है वो उत्तरी आयरलैंड पूर्णतः ईसाई समुदाय के लोगों का है। यानी जो धर्म के आधार पर देखा जाए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ उत्तरी आयरलैंड में ईसाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वहीं हम बात करें तो ईसाई जो धर्म है वो भी अलग अलग पंथों में है। उसके भी दो पंथ हैं, पहला है प्रोटेस्टेंट और दूसरा है कैथोलिक। दोनों ही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही ईसाई कम्युनिटी से हैं, दोनों ही ईसाई हैं। बात करें तो उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो हैं उनका जो जनसंख्या में परसेंटेज है वो 53% है, यानी कि 53% हैं। वहीं हम बात करें कैथोलिक की, यानी कि ईसाई धर्म की जो दूसरी शाखा है कैथोलिक की, उनका जो प्रतिनिधित्व है जनसंख्या में वो 44% है। यहां तक तो सही है, सब कुछ सही है, ऐसा होता है क्योंकि किसी भी देश में एक से ज्यादा समुदाय के लोग रहते हैं और उनके बीच में इस तरह का विभाजन तो एक सामान्य बात है। लेकिन जब यहां पर राजनीति आने लगती है तब बात बिगड़ती है। जैसे कि जो प्रोटेस्टेंट हैं उनका नेतृत्व करती है यूनियनिस्ट पार्टी, यानी कि जो प्रोटेस्ट समुदाय के लोग हैं वो यूनियनिस्ट पार्टी उनका प्रतिनिधित्व करती है। और वहीं हम बात करें जो कैथोलिक हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है वो नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है। ये जो पार्टियां हैं अलग अलग जो ईसाई धर्म की शाखाएं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसके आधार पर यह जो मांग करती हैं, यानी जो यूनियनिस्ट पार्टियां हैं वो मांग करती हैं कि उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिल जाना चाहिए। वहीं हम बात करें जो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक हैं जिनका नेतृत्व नेशनल्स पार्टी करती हैं, वो पार्टी चाहती हैं कि जो उत्तरी आयरलैंड है वो आयरलैंड गणराज्य के साथ मिल जाए। और इन मांगों को लेकर इनमें बड़े पैमाने पर मारकाट चलती है, क्योंकि यहां पर लोगों के साथ संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जिसके कारण दोनों में बड़े पैमाने पर मारकाट चलती है। और इसमें ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की बहुत सारी पुलिस फोर्स और सेना मारी जाती है। लेकिन 1998 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की नेशनलिस्ट पार्टियां जो थी वो एक साथ बैठी और बैठने के बाद उन्होंने क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया। और उस समझौते के तहत ये जो झगड़ा था ये खत्म हो गया। यानी यहां पर हम देखें एक ही समुदाय के बीच में जब वो लोग आपस में अलग अलग बटे हैं, उनमें समाज में विभाजन है, तो राजनीति पॉलिटिक्स किस तरह से हावी हो जाती है और वो अलग अलग मांगों को लेकर आपस में जब लोग टकराते हैं तो उससे देश विखंडन की तरफ भी जा सकता है। देखिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहां पर देखिए, ये जो है यहां से इतना, ये इंग्लैंड है, यहां पर आप देखेंगे इतना ये वेल्स है, और यहां पर देखेंगे तो ये स्कॉटलैंड है। यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है उत्तरी आयरलैंड, ये है उत्तरी आयरलैंड, सॉरी ये आयरलैंड गणराज्य है। ये पूरा का पूरा इधर वाला जो आप देख पा रहे हैं ये आयरलैंड है। लेकिन आयरलैंड में उत्तर की साइड में इतना जो हिस्सा है ये हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। हम देखें
तो ये जो पूरा है इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। अब तो ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन है, लेकिन इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें पूर्णतः प्रोटेस्टेंट रहते हैं। कौन रहता है? प्रोटेस्टेंट रहते हैं, और इनका नेतृत्व करती है यूनियनिस्ट पार्टी। वहीं इधर वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहां पर कैथोलिक लोग रहते हैं जिनका नेतृत्व नेशनल्स पार्टियां करती हैं। तो बात है इस वाले हिस्से की। इस वाले हिस्से में यानी कि उत्तरी आयरलैंड में हम देखें तो यहां पर कैथोलिक भी रहते हैं। इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं हम, इसमें कैथोलिक भी रहते हैं और प्रोटेस्टेंट भी रहते हैं। वो हमने यहां पर देखा, इस तरह से रहते हैं। अब इस वाले इलाके की बात करें तो इस वाले इलाके में जो है कैथोलिक बहुल इलाका है, यानी कि उत्तरी आयरलैंड के अलावा जो हिस्सा आयरलैंड का है उसमें कैथोलिक ज्यादा रहते हैं। और यहां पर जो कैथोलिक हैं वो कैथोलिक क्या हैं? 44% हैं। तो ये वाले जो कैथोलिक यानी कि उत्तरी आयरलैंड के अंदर जो 44% कैथोलिक हैं, और आयरलैंड गणराज्य में जो कैथोलिक हैं, ये चाहते हैं कि ये जो उत्तरी आयरलैंड है इसको आयरलैंड गणराज्य के साथ मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन यहीं पर उत्तरी आयरलैंड में आप देखेंगे कि 53% जो प्रोटेस्टेंट हैं, इन प्रोटेस्टेंटों की भावना है, ये प्रोटेस्टेंट मानते हैं कि हम प्रोटेस्टेंट हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन भी प्रोटेस्टेंट है, तो उत्तरी आयरलैंड को इसके साथ मर्ज हो जाना चाहिए। इस आधार पर इन दोनों के बीच में बड़े पैमाने पर मारकाट चलती है। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि लोग रह रहे थे तब तक ठीक है, लेकिन यहां पर अब सामाजिक विभाजन में राजनीति हावी होने लगी, जिसके कारण ये सारी चर्चा हमें करनी पड़ी, ये सारी घटना यहां पर घटी। जिस तरह से हमने देखा कि उत्तरी आयरलैंड का एक अंत जो हुआ वो सुखद रूप से हो गया, यानी कि बाद में फाइनली सभी लोग एक मंच पर बैठे और उन्होंने समझौता कर लिया और जो सारी परेशानियां थी उनको मिल बैठकर दूर कर लिया। लेकिन हम बात करें सारे देशों में, सभी जगह इस तरह के विभाजन में जब राजनीति हावी हो जाती है तो वहां पर जो अंत होता है वो सुखद नहीं होता है, हर बार सुखद नहीं होता है। बात हम करें यूगोस्लाविया की, तो यूगोस्लाविया में क्या हुआ? यूगोस्लाविया में धर्म और जाति के आधार पर वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां थीं उन्होंने अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने पंथ के लिए ऐसी मांगों को मांगना शुरू कर दिया जो एक देश के भीतर रहकर यह करना संभव नहीं था, जिसके कारण यूगोस्लाविया जो था वो कई भागों में डिवाइडेशन हो गया इसका। इस तरह से हर बार जो सामाजिक विभाजन होता है उसमें राजनीति आ जाती है तो वो हर बार सुखद अंत नहीं होता है उसका। यूगोस्लाविया के तरह विखंडन होकर भी उसका अंत होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सामाजिक विभाजनों में जब राजनीति हावी हो जाती है तो इस तरह की घटना घटित होती है। आगे हम देखें कि राजनीति होड़ के कारण जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि हम उन सामाजिक समूहों का नेतृत्व करते हैं, तो उस होड़ के कारण सामाजिक विभाजन जो है राजनीतिक विभाजन बन जाता है। जो समाज में विभाजन था वो राजनीति का रूप धारण कर लेता है, जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड में देखा, यूगोस्लाविया में देखा, जिससे देश विखंडन की ओर चला जाता है, जिससे देश का विखंडन हो जाता है। तो ये तो अब तक हमने इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बात की। हर बार सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो राजनीतिक में नकारात्मक प्रभाव नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जो सामाजिक विभाजन है वो समाज में किसी भी तरह के विभाजन होने ही नहीं चाहिए। सबसे एक आदर्श स्थिति की बात की जाए तो समाज में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होना चाहिए, सभी लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं।
सभी लोग अगर मिलजुल कर रहेंगे तो इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई नौबत नहीं आएगी। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कई समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर टकराव जरूर होता है। तो हर बार सामाजिक विभाजन राजनीति में हानिकारक नहीं होते, उसके कुछ फायदे भी होते हैं, कभी कभी उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा सामाजिक विभाजनों की बात करना एक स्वाभाविक सी बात है। हम जानते हैं कि एक समाज में, एक देश में कई समुदाय के लोग रहते हैं, उनके बीच में सामाजिक विभाजन होता है। तो जो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अलग अलग समाज की बातों को उठाती हैं, उनकी बातों को सरकार के पास तक ले जाती हैं। तो यह बात करना तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का स्वभाव है। ऐसा करने से राजनीतिक और ज्यादा, लोकतंत्र और ज्यादा सुदृढ़ होता है। तो ये तो फायदेमंद है, इससे देश का विभाजन नहीं होता। यानी समाज में जब राजनीति आ जाती है तो इससे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अगला पॉइंट है विभिन्न समुदायों की मांगों, विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व देना। यानी कि नंबर 2 जो है विभिन्न समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व देना। यानी राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं समाज के हर वर्ग की बात करती हैं, हर समाज के हर पहलू को, हर समाज के लोगों के लिए राजनीति में, सरकार में उचित प्रतिनिधित्व मिले उसके लिए वकालत करती हैं। जैसे मान लीजिए हम देखें कि हमारी जो राजनीति हमारे देश में होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही समुदाय क्या करते हैं, एक मेल समुदाय है, एक फीमेल समुदाय है। दोनों में ही हम देखें तो क्या है, राजनीति में पुरुष बड़े पैमाने पर आते हैं, वहीं जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है राजनीति में उतना नहीं है। तो जो राजनीतिक दल हैं उन महिलाओं की मांगों को क्या कर सकते हैं, मनवा सकते हैं, उनके लिए प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। तो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समुदाय में बहुत सारे जो समुदाय होते हैं वो काफी नीचे होते हैं, दबे होते हैं, उनका राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। इसके कारण उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए राजनीतिक पार्टियां जो बात करती हैं यह भी एक स्वाभाविक सी बात है। वहीं हम बात करें अगले पॉइंट की कि विभिन्न समुदायों के मांग, जो उचित मांगे हैं और उनकी जरूरत को पूरा करने की नीति बनाना। यानी कि जो समुदाय मांग करते हैं उनकी जो मांगे हैं, मान लीजिए बहुत से समुदाय बहुत ही ज्यादा पिछड़े हैं, उनमें बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको पूरा करने के लिए जो उनकी मांगे होती हैं उनको मानना सरकार या फिर राजनीतिक दलों की ये कार्य होता है, उनका ये दायित्व होता है। और उन दायित्वों के अनुसार, उनकी मांगों के अनुसार उनकी मांगे पूरी हो सके, इसके लिए नीति बनाना भी क्या है, यह लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों का कार्य है। इसी तरह से हम देखें, यहां पर हमने देखा कि हमारे यहां पर जो मेल और फीमेल वाला डिफरेंस है, उस डिफरेंस में देखा जाए तो महिलाएं काफी पीछे हैं राजनीति में, लेकिन महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए, इसी तरह से हम शिक्षा में देखें, शिक्षा में महिलाएं काफी ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनके लिए मांग है कि उनको शिक्षा में और ज्यादा दिया जाए जिससे कि वो आगे आ सकें, पुरुषों के बराबर आ सकें। इसके लिए कुछ नीतियां भी बनाने की जरूरत पड़े तो वो नीतियां बनाने का भी कार्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा किया जाता है। अगली बात करें तो पॉइंट नंबर है 4, अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप, यानी कि मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों में एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है, एक सीधा सीधा डायरेक्ट संबंध दिखाई देता है। यह क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि कई जो समाज होते हैं वो ज्यादातर किसी एक पार्टी को ज्यादा महत्व देते हैं किसी अन्य पार्टियों से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यह जो राजनीतिक पार्टी है यह हमारे हित की बात ज्यादा कर सकती है, अगर हम इसको चुनेंगे तो यह हमारे समुदाय, हमारे हित की बात ज्यादा करेगी। इसीलिए मतदान के समय वो लोग क्या करते हैं, उसी पार्टी को चुनते हैं जो उनके हित के कार्य करने की बात करती है, जो बताती है कि हम उनके हितैषी हैं।
वही हम बात करें दूसरा एक तरीके से देखें कि कई देशों में ऐसी पार्टियां होती हैं जो किसी विशेष वर्ग या समाज के लिए कार्य करती हैं। तो इस तरह से हम देखें कि प्रत्यक्ष संबंध मतदान और सामाजिक विभाजनों में हमें दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं तो वो है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम, यानी कि समाज में जब राजनीति आ जाती है तो आने से उसका परिणाम क्या होगा। क्या इससे देश विखंडन की तरफ हो जाएगा, समाज में टकराव पैदा हो जाएगा। तो ये जो परिणाम हैं सामाजिक विभाजन में राजनीति के, तो उनके परिणाम जो हैं वो इन 3 बातों पर डिपेंड करते हैं। ये 3 बातों के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि समाज में जो विभाजन है राजनीति के कारण उसका परिणाम क्या रहेगा। तो पहला पॉइंट है लोगों की अपनी पहचान किस प्रकार समझते हैं, यानी कि लोग जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को किस प्रकार से समझते हैं। अगर हम बात करें लोग जो हैं अपनी पहचान को एक पर्सनल आइडेंटिटी के रूप में देखते रहेंगे। क्या करेंगे, एक पर्सनल आइडेंटिटी, जैसे मान लीजिए ये एक देश है और इस देश में कई समुदाय रहते हैं, एक ये और एक ये और एक ये चारों के चारों समुदाय अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी, अपने आप को औरों से अलग समझेंगे, सुपीरियर समझेंगे, अपने आप को बड़ा समझेंगे। तो ये चारों में तालमेल बिठाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। ऐसे में इन चारों में किसी भी प्रकार का मेल दिखाई नहीं देगा और ये अपने सामाजिक विभाजनों के आधार पर इनमें टकराव होता रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि ये जो चारों समुदाय हैं, अगर ये चारों समुदाय अपनी आइडेंटिटी से ऊपर एक नेशनल आइडेंटिटी को माने, यानी कि ये 4 अलग अलग समुदाय हैं, मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर ये चारों के चारों अपने आप को किसी जाति, किसी धर्म से पहले एक नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करें कि नहीं, हम हिंदू बाद में हैं, हम मुस्लिम बाद में हैं, हम हिंदी बोलने बाद में हैं, हम तमिल बोलने वाले बाद में हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या हैं, हम एक देश के नागरिक हैं। इस तरह से देखा जाएगा तो इनके बीच में टकराव बहुत ही कम रहेगा। इस समय कोई परेशानी नहीं होगी। जब ये अपने आप को अलग अलग आइडेंटिटी के साथ मर्ज करेंगे, देखेंगे, अलग अलग आइडेंटिटी के साथ देखेंगे तो इनमें किसी भी प्रकार का मेल नहीं हो पाएगा और ऐसे में यह जो सामाजिक विभाजन है इसका परिणाम जो होगा वो क्या होगा, विखंडन की तरफ ले जाने का। अगर ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से ऊपर उठकर अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी पर बात करेंगे तो यह देश के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी बात आती है अब किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं। यानी कि एक देश में कई सारे समुदाय रहते हैं, कुछ हाई लेवल के समुदाय रहते हैं, कुछ लो लेवल के समुदाय रहते हैं, कुछ अमीर परिवार रहते हैं, कुछ गरीब परिवार भी रहते हैं। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो जो समुदाय हैं उनकी मांगों को किस प्रकार से उठाते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर राजनीतिक जो दल हैं, अगर जो भी समुदाय हैं उनकी मांगों को अगर संविधान के अनुसार उठाते हैं, संविधान के अनुसार, यानी कि उनकी जो मांगे हैं संविधान के दायरे में है तो वो सही है। दूसरा, उनके इस मांगों से किसी दूसरे समुदाय को, दूसरे समुदाय को किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो मांगे हैं आसानी से मान ली जाएंगी। जैसा कि हमने देखा श्रीलंका में जो सरकार थी वो सिर्फ और सिर्फ सिंहली भाषा को बढ़ावा दे रही थी, जिससे दूसरा जो समुदाय था तमिल, उसको बहुत सारी परेशानी हुई। तो ऐसे में श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया। अगर वो संविधान के अनुसार लोगों की मांगों को मानते
यानी कि तमिल भाषी लोगों को भी माना जाता, उनकी भाषा को भी सम्मान दिया जाता और उसी तरह से उनको भी वहां पर पढ़ने लिखने दिया जाता, तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं होती। अगला पॉइंट आता है नंबर 3। नंबर 3 पॉइंट है सरकार के रुख के ऊपर, कि सरकार का रुख क्या कहता है, यानी सरकार सामुदायिक मांगों पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। यानी कि जो समुदायों की मांग है, जब वो मांग समुदाय अपनी राजनीतिक दल के माध्यम से उठवा सकते हैं या किसी संगठन के माध्यम से उठवा सकते हैं या खुद भी मांग कर सकते हैं। ऐसे में जो सरकार है वो उन मांगों पर क्या रिएक्शन देती है, क्या सरकार उनकी मांगों को मान लेती है या नहीं मानती है। देखिए, जब सरकार सत्ता में ज्यादा से ज्यादा लोगों की साझेदारी की बात करती है, सत्ता में साझेदारी की बात करती है, तो ऐसे में क्या है कि देश में विखंडन नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा बेल्जियम में, बेल्जियम के लोग जो थे उनमें भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन सरकार ने क्या किया, उन दोनों को क्या कर लिया, सरकार में साझेदार कर लिया, उनकी एक अलग अलग सरकार बनवा दी। ऐसे में क्या है कि यह जो परिणाम है एक सुखद परिणाम रहेगा। वहीं हम बात करें कि अगर कोई सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर दूसरों की बातों को दबाना चाहेगी और एक ही समुदाय या एक ही जो समुदाय कम्युनिटी है उसकी मांगों को अगर उठाएगी, ऐसे में जो राष्ट्रीय एकता की बात करने के कारण क्या होगा, देश विखंडन की ओर जा सकता है, देश में डिवाइडेशन हो सकते हैं। तो अगर हम किसी पर जोर जबरदस्ती के आधार पर कोई चीज थोपना चाहते हैं, ऐसे में जो समाज होते हैं उनमें विखंडन हो जाता है और यही विखंडन राजनीतिक विखंडन के रूप धारण कर लेता है और इसके कारण देशों में विखंडन हो जाता है, देश में डिवाइडेशन हो जाता है। इस तरह से हम देखें कि जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी विशेष पहचान होती है और उस पहचान को पाने के लिए वो तरह तरह की लड़ाइयां लड़ते हैं और इन लड़ाइयों में शांत कराने में, उनको सामंजस्य बैठाने में, जो समाजों में विभेद होते हैं, अंतर होते हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित करने में जो लोकतंत्र है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वो उनमें आपस में होने वाले टकराव को रोकता है, जिसके कारण सभी जो समुदाय हैं जिनके बीच विभाजन है वो आसानी से रह सके। तो इस तरह से आज की ये क्लास जो थी, पार्ट 3 का ये लास्ट वीडियो है। इससे अगले क्लास में हम इस पार्ट से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये पार्ट पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।